अजमेर, जो कि राजस्थान इंडिया में है। ये अजमेर में यह घटना 1990 से 1992 तक चली थी, जिसमें 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग, सेक्स असॉल्ट इस तरह की घटनाएं हुई थी। यह हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था, जिसमें जाने माने लोग अजमेर के, जो कि इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसमें उनका हाथ था। तो चलिए इस अजमेर केस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। अजमेर, जो कि राजस्थान इंडिया में है, यह इंडिया का पवित्र जगहों में से एक आता है। इस कहानी के मुख्य मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती एंड नफीस चिश्ती हैं, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल खादिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये वही खादिम फैमिली है जो अजमेर शरीफ दरगाह की देखरेख करते हैं। तो क्या करते थे कि कई सारे लड़कियों को अपने फार्म हाउस से बुलाते थे और उनके साथ एक से ज़्यादा लोग सेक्सुअली उनके साथ असॉल्ट किया जाता था और उनकी कुछ तस्वीरें लेकर उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता था। और एक लड़की को बोला था कि अगर इस तस्वीरें चाहते हो कि डिलीट कर दिया जाए तो तुम अपने साथ एक नई लड़की को लेकर आओ। तो इस तरह से घिनौना खेल चालू रहा लंबे समय तक। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है। यह घटना आम लोगों के बीच में आई जब अजमेर के एक लोकल अखबार ने अपने न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति में इसे पब्लिश किया। इस आर्टिकल में उन्होंने सारे तस्वीरों को शामिल किया जिस तस्वीरों का इस्तेमाल कर मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। जैसे ही यह खबर पूरे अजमेर में प्रकाशित हुई, पुलिस तुरंत ही अपनी कार्रवाई में लग गई। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह थी कि यह घटना जो न्यूज़पेपर में आने से पहले वहाँ के लोकल जो अथॉरिटी थे, आला अफसर, उन्हें ऑलरेडी पता था, लेकिन सभी मौन थे। किसी ने इस घटना के खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठाई। दरिंदगी और हैवानियत का यह खेल 1990 की शुरुआत में हुई थी। इस खेल को शुरू किया था राजस्थान अजमेर के सबसे अमीर और बड़े घरानों में गिने जाने वाले चिश्ती परिवार के कुछ लड़कों ने। यह वही चिश्ती परिवार है जो अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं। फारूक चिश्ती एंड नफीस चिश्ती, उन दोनों पूरे शहर में आवारागर्दी किया करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी इन्हें। ये संजय दत्त को कॉपी किया करते थे। इनके इन हरकतों के कारण ये चर्चा का विषय हमेशा रहते थे, क्योंकि अपने पलटन के साथ पूरे अजमेर में ही अपने घूमा करते थे। फारूक चिश्ती एक धार्मिक परिवार से था और अपना कैरियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहता था। इसी सिलसिले में वह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता और बहुत ही जल्द अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है। वहीं नफीस चिश्ती यूथ विंग का ही उपाध्यक्ष बन जाता है। इसी कांड का एक और आरोपी सैयद अनवर चिश्ती कांग्रेस यूथ विंग का जॉइंट सेक्रेटरी बन जाता है। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, बट इनके परिवार का था। इनके पास बड़े बड़े आला अफसर आया करते थे। अगर किसी को भी अपना कोई काम करवाना होता था तो लोग इन्हें ही कांटेक्ट करते थे। फारूक चिश्ती अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण लड़कियों के बीच भी एक चर्चा का विषय होता था। इसी बीच सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12th क्लास की एक लड़की जिसे कांग्रेस ज्वाइन करना था और साथ ही एक गैस कनेक्शन लेना था, वह यह बात अपने एक दोस्त को बोलती है। यह वह समय था जहाँ पे एक गैस कनेक्शन के लिए भी लोगों को आला अफसरों से लेकर मंत्री तक को सिफारिश करनी पड़ती थी। इसीलिए वह लड़की अपने दोस्त के साथ मिलकर फारूक चिश्ती से बात करने की सोचती है, यह उम्मीद के साथ कि एक गैस कनेक्शन मिल जाएगा और साथ ही कांग्रेस में एक पद भी मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वह फारूक चिश्ती से मिलते हैं। फारूक चिश्ती सारी बातें सुनकर कहता है, ओके, तुम्हें गैस कनेक्शन भी मिल जाएगा एंड कांग्रेस में एक पद भी मिल जाएगा। बातचीत के कुछ दिनों के पश्चात फारूक चिश्ती लड़की को सैयद अनवर चिश्ती से मिलाता है। अनवर चिश्ती लड़की से एक फॉर्म फिलअप करवाता और उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है और कहता है यह सब गैस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक सब सही चल रहा था, कोई गड़बड़ नहीं थी। रोज़ की तरह जब वह लड़की
सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़कर घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पास एक मारुति वैन रुकी जिसमें फारूक चिश्ती के दोस्त थे। लड़की ने तुरंत पहचान लिया। वे लोग बोलते हैं कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ड्रॉप कर सकते हैं। लड़की उन्हें ऑलरेडी जानती थी और कई बार मिल भी चुकी थी, सो हामी भरते हुए वह उनके साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी मेन रोड को छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लड़की चौंक जाती है और पूछती है, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वे लोग कहते हैं कि भाई ने तुम्हें कुछ ज़रूरी काम के लिए फार्म हाउस पे बुलाया है। कुछ समय पश्चात वे लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। फारूक चिश्ती से लड़की मिलती है। इस वक्त लड़की का गार्ड पूरी तरह से डाउन था क्योंकि वह उनसे ऑलरेडी मिल चुकी थी और इसका फ़ायदा उठाते हुए लड़की के साथ फारूक चिश्ती उनका रेप करते हैं और उनकी कुछ तस्वीरें ली जाती है। इन लोगों ने लड़की को धमकाया कि अगर यह बात किसी को भी बताया जाता है तो उसके परिवार के साथ उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा और जो तस्वीरें खींची गई है इसका पोस्टर बनवाकर पूरे शहर में लगवा दी जाएगी। लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट गई थी। डर, दर्द, अपमान के चलते वह लड़की चुपचाप घर चली जाती है और किसी को भी कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद वह लड़की वापस स्कूल जा रही होती है। तभी फारूक चिश्ती के लोग उसे रोक लेते हैं और फार्म हाउस पे फिर से लेकर आते हैं। इस बार इस लड़की की रूह तक रो पड़ी क्योंकि इस बार इस लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, कई सारे लोगों ने मिलकर इस लड़की के साथ सेक्स किया। वह लड़की अब एक जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी जिसे एक रूह तक को गीदों की तरह नोच नोच कर खा गए थे लोग। फिर उसे उसकी ही तस्वीर दिखाकर कहते हैं, यदि तुम चाहती हो कि इस तस्वीर को तुम्हें दे दिए जाए या नष्ट कर दी जाए तो इसके लिए हमारे पास तुम्हें अपनी एक सहेली को लाना पड़ेगा। लड़की रो पड़ी और उनके पैरों पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगी, बट इन दरिंदों पर इनका कोई असर न हुआ। उन्होंने उल्टा लड़की को बोला, यदि तुम अपनी सहेली को नहीं लाती हो तो तुम्हारी यह न्यूड पिक्स तुम्हारे आस पड़ोस यानी कि नेबर्स में सर्कुलेट कर दी जाएगी। लड़की पूरी तरीके से उनके इस हैवानियत के खेल में फंस चुकी थी। रोज़ की तरह वह लड़की स्कूल जाती है और किसी बहाने अपने एक सहेली को फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर ले आती है। उस लड़की के साथ भी हैवानियत का यह खेल खेला गया। कुछ तस्वीरें भी ले ली गई और उसे भी ब्लैकमेल किया गया और उसे भी यह बोला गया, यदि तुम चाहती हो कि यदि इस तस्वीर को नष्ट कर दिया जाए या तुम्हें दे दी जाए तो अपनी किसी सहेली को लेकर हमारे पास आओ। इस तरह से यह एक चेन की तरह बन गया जिसमें छोटे मिडिल क्लास परिवार की लड़की से लेकर बड़े मिडिल क्लास की लड़कियां शामिल थी। धीरे धीरे दरिंदगी और हैवानियत का यह खेल 1 से 2, 2 से दर्जन, दर्जन से सैकड़ों मासूम लड़कियां इनके हैवानियत की शिकार हो गई। जिस लैब में तस्वीरें निकाली जाती थी वहाँ पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का काम करता था। एक दिन वह देखता है कि उसका एक पड़ोसी देवेंद्र जैन एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा होता है। यह देखकर पुरुषोत्तम बोला, तुम ये क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें असल चीज़ दिखाता हूँ। और पुरुषोत्तम उसे वहीं लड़कियों की वो सारी ब्लैकमेल की तस्वीरें उसे दिखाता है। यह देखकर देवेंद्र चौंक जाता है और उन तस्वीरों को कई सारी कॉपी मंगवाता है। देवेंद्र यह समझ चुका था कि यह खेल बहुत बड़ा है। उन तस्वीरों में अधिकतर लड़कियां आसपास की ही थी। देवेंद्र उन तस्वीरों को दैनिक नवज्योति भेजता है। नवज्योति जो एक पत्रकारिता है वहाँ भेज देता है अखबार में छापने के लिए। फिर दैनिक अपने स्तर से जांच शुरू कर पता लगाता है कि शहर में सोफिया और सावित्री स्कूल की लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेल का यह कांड एक गैंग के जरिए किया जा रहा है। कई सारी मेहनत और अपने प्रयास द्वारा दीनबंधु नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने दर्जनों सबूत इकट्ठा कर लिए थे।
उन्होंने सारे सबूत लेकर पुलिस से बात की, लेकिन ज़्यादातर अधिकारियों ने इस मामले को यह कहकर दबाने की कोशिश की कि पीड़ित लड़कियों से में ज़्यादातर हिंदू लड़कियां हैं, वहीं ज़्यादातर अपराधी मुस्लिम धर्म से हैं। तो यदि इस केस का खुलासा होता है तो शहर में दंगे हो सकते हैं। चौधरी जी एक अफसर से दूसरे अफसर, एक नेता से दूसरे नेता तक दौड़ भाग किए, बट किसी ने भी न सुनी। अंत में उन्होंने इस खबर को अपने अखबार में छापने का फैसला किया। 22 अप्रैल 1992 को चौधरी जी ने नवज्योति अखबार में इस घटना को लेकर डिटेल में खबर छाप दी। उन्हें उम्मीद थी कि इस खबर के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, बट ऐसा कुछ न हुआ। उल्टा पुलिस ने इस खबर का खंडन करना शुरू कर दिया, साथ ही कहा इन आरोपों में कोई दम नहीं है। इस घटना के बाद नवज्योति के पत्रकार को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उनको रोकने का हर एक प्रयास किया जाने लगा, लेकिन सच का साथ जब कोई देता है तब उनकी हिम्मत फौलाद जैसी हो जाती है। नवज्योति धमकियों से बिना डरे अपना काम करते रहे। जब किसी ने कोई मदद ना की तब नवज्योति ने फिर से 15 मई 1992 को फिर से इस खबर को कवर किया और इस बार अपनी इस खबर में तस्वीरों के साथ पब्लिश किया। लड़कियों की तस्वीरों को उन्होंने ब्लर कर दिया, वहीं अपराधियों की तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट थी। फिर अगले दिन 16 मई 1992 को इस खबर को प्रमुखता के साथ फिर से छापा गया। चूँकि इस खबर सबूत के साथ छापी गई थी, अजमेर की आम जनता सड़क पर उतर आई। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग अब इन अपराधियों पे कार्रवाई की मांग करने लगे। शहर में दंगे जैसे माहौल बन गए थे, जिससे अजमेर को बंद कर दिया गया। विभिन्न संगठनों और कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा अजमेर को 3 दिन तक बंद कर दिया गया। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि प्रशासन द्वारा यहाँ NSA लागू कर दिया गया था। अब पुलिस के पास कार्रवाई ना करने का कोई बहाना नहीं था, लेकिन यहाँ तक कि पुलिस इतनी बेशर्म थी कि उन्होंने कोई कार्रवाई उस तरीके से नहीं की जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। इससे लोगों का गुस्सा फिर से भड़कने लगा। पुलिस यह एक्सक्यूज़ देने लगी कि जो खबर अखबार में छपी हुई है वो बेबुनियादी है, हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कोई FIR दर्ज ना करें, तभी जाकर हम कोई एक्शन लेंगे। नवज्योति के अलावा स्थानीय न्यूज़पेपर लहरों की प्रमुखता में भी इस खबर को छापा गया। अखबार को मदन सिंह चलाते थे। उन्होंने इस केस पर रोज़ काम करते हुए नए नए खुलासे अपने अखबार के जरिए करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई और एक दिन उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन वह हमले में बच गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जहां इनका इलाज चल रहा था, इनकी सुरक्षा में पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए। फिर भी कुछ लोग अस्पताल में घुसकर मदन सिंह को गोलियों से भून डालते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। अब भी पुलिस एक्शन लेने के लिए FIR का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन लड़कियों को इस हद तक डराया गया था कि कोई भी सामने नहीं आना चाहती थी। इसी बीच कई सारे NGO ने फ्रंट में आकर पीड़ित लड़कियों से बात की और उनसे मिलकर उन्हें समझाया ताकि वे FIR करें और एक्शन लिया जा सके। तब जाके 30 लड़कियां जो रिकॉर्ड में है उन्होंने सामने आए और पुलिस में जाकर उन्होंने FIR दर्ज की। फिर भी इन लड़कियों को डराया गया, धमकाया गया पुलिस स्टेशन जाने पर। आरोपी ने लड़कियों को पुलिस तक जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत भी लगा दी, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां वापस कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं गई। अंत में सिर्फ 2 लड़कियां ही हिम्मत कर रुकी और कार्रवाई चली। ज़्यादातर पीड़ित लड़कियां के परिवार ने शहर को तत्काल ही छोड़ दिया था। अब पुलिस में FIR दर्ज हो चुकी थी। अब पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। अब गिरफ्तारी का सिलसिला भी चालू होने लगा। 30 मई 1992 में पहली FIR दर्ज हुई थी, लेकिन शॉकिंग यह थी कि इस FIR में पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक एंड नफीस नाम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी,
फारूक चिश्ती एंड नफीस चिश्ती एंड अनवर चिश्ती को पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड बताया गया। एफआईआर के बाद कुल 18 लोगों की अपराधी पहचान हुई, जिसमें फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती के अलावा कैलाश सोनी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, शंभू इत्यादि लोग शामिल थे। जांच में यह पता चला कि लड़कियां सिर्फ एक ही धर्म की नहीं थी, कई तो फारूक चिश्ती के रिश्तेदार में भी थे। जांच के बाद पुलिस ने 250 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 3 मास्टरमाइंड के साथ 12 लोग के खिलाफ चार्जशीट की गई थी। चार्जशीट में फारूक चिश्ती, कैलाश चिश्ती, हरीश दुलानी, इशरत अली, मोइजुल्ला उर्फ पुतन इलाहाबादी, परवीन अंसारी, पुरुषोत्तम उर्फ बबली, महेश लुधानी, अनवर चिश्ती, शंभू जॉर्ज चिश्ती तथा नफीस उर्फ टार्जन का नाम शामिल था। इस घटना की सुनवाई की शुरुआत अजमेर सेक्शन कोर्ट में हुई। लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद 18 मई 1900 को अजमेर सेक्शन कोर्ट द्वारा 18 में से 8 आरोपियों को लड़कियों के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई। सजा पाने वाले लोग में मोइजुल्ला उर्फ पुतन, परवेज अंसारी, इशरत अली, महेश लुधानी, कैलाश सोनी, सैयद अनवर चिश्ती, हरीश तोलानी तथा शमसुद्दीन उर्फ मैराडोन्स शामिल था। इन सजा पाने वाले लोगों के खिलाफ जांच जारी थी, जबकि इनमें से कुछ लोग फरार हो चुके थे। फरार आरोपियों में नाफिस चिश्ती थे, जिसे 2003 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे फरार आरोपी इकबाल भट्ट को 2005 में गिरफ्तार किया गया। सजा पाए लोगों ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील की। पहले हाई कोर्ट ने कई सबूतों के आधार पर कई आरोपियों को दी गई सजा उम्र कैद की सजा को बहुत ज़्यादा सख्त बताते हुए कम करने का फैसला किया और उन्हें सिर्फ 10 साल की सज़ा दी गई। इस घटना के मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती ने खुद की फर्जी मेडिकल कागज़ के आधार पर पागल साबित किया और कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए बाकी ट्रायल में कोई सज़ा नहीं दी और उसे बरी कर दिया गया। बट 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फारूक चिश्ती के उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। केस यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामले अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दी गई उम्र कैद की सज़ा को कम करते हुए यह कहते हुए जेल से रिहा कर देने का हुक्म दे दिया कि फारूक चिश्ती काफ़ी समय जेल में काट चुका है, इसी वजह से फारूक चिश्ती को जेल से रिहा कर दिया गया। इस केस में सोहेल गनी नामक एक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसने 26 साल बाद यानी 2018 में कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। फ़िलहाल इसे कोई सज़ा नहीं दी गई है और यह बेल पे है। इसके अलावा इस केस का एक और आरोपी जो आज भी फरार है, बताया जा रहा है कि वह अमेरिका में है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा और भी कई आरोपी के खिलाफ पॉस्को कोर्ट में मामला चल रहा है। सबसे हैरान की बात यह है कि हमारे इंडियन लॉ में इतने लूपहोल हैं कि एक भी आरोपी इस स्कैंडल का जेल में नहीं है। अभी हाल ही में यह केस से जुड़े अपडेट के अनुसार पत्रकार मदन सिंह की हत्या के आरोपी सवय सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसने मदन सिंह की हत्या का आरोपी माना जा रहा है, मदन सिंह के 2 बेटे ने मिलकर 7 जनवरी 2023 को सवय सिंह की हत्या की ताकि अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 16 लड़कियां ही पीड़ित हैं, जबकि डिफरेंट सोर्सेज से पता चला है कि
इस केस में कम से कम 100 मासूम बच्चियों को शिकार बनाया गया था। दावा किया जाता है कि पीड़ित लड़कियों की संख्या 300 से लेकर 500 तक है, लेकिन समाज के डर से सिर्फ कुछ लड़कियां ही सामने आई और हिम्मत दिखाकर कोर्ट में जाकर इस घटना के रोकने का काम किया। कई लड़कियों ने आत्महत्या भी की। आंकड़ों के अनुसार 6 लड़कियों ने अपनी आत्महत्या की थी। तब जाके सोफिया स्कूल चर्चा में आया और इस केस की परतें खुलनी चालू हो गई। सोफिया और सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली कई लड़कियों ने स्कूल ही छोड़ दिया। हालात ऐसे हो गए कि अजमेर में लड़कियों की शादी भी बहुत मुश्किल से हो रही थी। जो राजी होता भी था वह पहले लड़कियों की फ़ोटो लेकर पुलिस स्टेशन और अलग अलग लैब में जाकर पता कराते थे कि कहीं यह लड़की पीड़ित लड़कियों में से है कि नहीं। आज भी इस केस की सुनवाई चल रही है। इसी दौरान दिसंबर 2022 में एक महिला को गवाही देने के लिए बुलाया गया। सुनवाई के दौरान महिला ने रोते हुए कहा, आप मुझे अभी भी बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं? अब तो इस घटना को 30 साल हो चुके हैं। अब मैं दादी बन चुकी हूँ। मुझे आप अकेला छोड़ दें। मेरा भी परिवार है, मैं उन्हें क्या बताऊँ? महिला के इतना बोलते ही पूरे कोर्ट परिषद में कुछ मिनटों तक शांति छाई रही। सभी मौन थे क्योंकि किसी के पास उस महिला की इस बात का जवाब नहीं था। शायद सारी पीड़ित लड़कियों को इसका अंदाज़ा पहले ही हो गया था। यहाँ न्याय की मांग करना किसी सज़ा से कम नहीं है। इसीलिए सारी लड़कियां पीछे हट गई थी। जो महिला जब वो छोटी थी, छोटी सी उम्र में उनके साथ घिनौना हरकत हुआ और आवाज़ उठाने पे आज वे महिला इंसाफ के नाम पे 30 साल बाद भी कोर्ट के चक्कर लगा रही है। यह किसी सज़ा से कम नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ सारे अपराधी जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, प्रोटेक्शन मिलता और चैन से रहते हैं, वहीं पीड़ित को इंसाफ के नाम पे सिर्फ दौड़ाया जाता है। मेंटली उन्हें सज़ा दी जाती है। यह रहा हमारे अजमेर केस की पूरी घटना। तो आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया हो और आप जागरूक हुए हैं। आई होप वी द टुडेज जनरेशन कैन चेंज आवर इंडिया टू बेटर वन। सो सी यू in another video.